नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। देश भर के 9 राज्यों में राज्यसभा उपचुनाव होने हैं और इसी में एक सीट राजस्थान की भी शामिल है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के लोकसभा चुनाव में जीत जाने के बाद ये सीट खाली हुई है और इस सीट पर बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को जो कैंडिडेट है वो बनाया गया है। इसके साथ इस सीट पर बीजेपी ने अपना एक और डमी कैंडिडेट उतारा है। तो वहीं यदि बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना कोई भी कैंडिडेट उतारने के लिए या किसी को भी प्रत्याशी बनाने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इसके लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रियदर्शी भटनागर तो वहीं बीजेपी से शैलेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी शैलेश जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। बीजेपी ने 2 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे हैं, रवनीत सिंह बिट्टू और इनके साथ ही सुनील कोठारी जी को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए शिखा जी, ये कोई कारण नहीं है। ये एक रणनीति के तहत होता है और सामान्यतः सभी चुनावों में और सभी राजनीतिक दलों द्वारा इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है जी। कि एक कैंडिडेट को किसी तकनीकी कारण से कहीं कोई दिक्कत हो जाए फॉर्म वगैरह में या किसी कारण से, तो दूसरे प्रत्याशी को वैकल्पिक रूप में रखा जाता है। स्वतंत्र प्रक्रिया, और जब नाम वापस लेने की तारीख आती है तो उस स्थिति में स्क्रूटनी के बाद जो भी प्रत्याशी होते हैं दूसरे पार्टी की तरफ से एक ऑथेंटिक प्रत्याशी जिसके पास सिंबल होता है वो एक ही होता है, तो जी। दूसरे प्रत्याशी का स्वतः नाम वापस ले जी। लिया जाता है। तो एक रणनीति के तहत सामान्य प्रक्रिया है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है और सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। जी। प्रियदर्शी जी, आपका रुख करूंगी। कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ तौर पर इस बात के लिए इनकार कर दिया कि इस बार राज्यसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से कोई भी कैंडिडेट उतारा नहीं जा रहा है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के पास बहुमत ज्यादा है और सीधे तौर पर यह माना भी जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू जीते जिताए कैंडिडेट है। मगर क्या कांग्रेस को एक बार इसके लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? कांग्रेस ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। देखिए, हम्म। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास करने वाली हम्म। पार्टी, और जी। आज देश के अंदर जो विकट स्थिति है हम्म। उस स्थिति के अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को बचाने का बीड़ा उठाया हुआ है और इसी मैसेज को जी। सर्कुलेट करने और अपनी कथनी करने की जो समानता है उसको साबित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यही तय किया गया है कि इन चुनावों में जब आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है तो कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी और लोकतंत्र के प्रति अपनी सच्ची आस्था का परिचय देगी। लेकिन क्या प्रियदर्शी जी एक बार कोशिश नहीं होनी चाहिए थी कांग्रेस के लिए? राज्यसभा उपचुनाव है, कांग्रेस हमेशा से चुनावों को लेकर के काफी सक्रिय दिखाई दी है। इस बार हालांकि आपकी तरफ से जो, जैसा कि आपने बताया, कोई भी अनैतिक काम नहीं करना चाहती है, संविधान का सम्मान करती है, लेकिन फिर भी कैंडिडेट उतार कर एक बार विश्वास तो पारित करना चाहिए था। देखिए, ये सर्वविदित है कि राज्यसभा की जिस सीट पे चुनाव हो रहा है उसको विजय होने के लिए 99 वोटों की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। कांग्रेस के पास में अभी इतने वोट नहीं है। जी। जी। चलिए। सामने जी। वाले कैंडिडेट का जीतना तय है। हम्म। ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हम्म। अपनी रणनीति के तहत यह मैसेज देना उचित समझा कि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है त्याग का, बलिदान का और कथनी करने में समानता का, उसको सिद्ध करके दिखाया जाए, जी। जैसा हमेशा कांग्रेस सिद्ध करती आई है। उसके साथ साथ में हम ये मैसेज भी देना चाहते थे कि इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है वो भी जनता के बीच में पहुंचे। हम्म। असलियत का भान हम इसलिए कराना चाहते हैं कि बाहरीवाद का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास में आज राज्यसभा के कैंडिडेट आयात करना पड़ा दूसरे स्टेट बिल्कुल। से। हम्म। वास्तविकता यह है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में इतनी गुटबाजी है, आपको भी पता है, पूरे प्रदेश को पता है कि प्रारंभ में राजेंद्र सिंह जी राठौड़, सतीश पूनिया, पता नहीं किस किस के इन्होंने नाम प्रचारित करे कि उनको चुनाव से लड़ाया जाता है और कैंडिडेट इनका राजस्थान से होगा। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि इनको राजस्थान के अंदर अपना कैंडिडेट नहीं मिला? वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज ऊपर से नीचे तक गुटबाजी के अंदर
जी चलिए भटनागर जी, कौशिक जी आपका रुख करना चाहूंगी। जैसा कि प्रियदर्शी भटनागर ने भी ये सवाल उठाया है कि बाहरी कैंडिडेट को राज्यसभा उपचुनाव के लिए लेकर आया गया है, जबकि राजस्थान बीजेपी के पास भी काफी दिग्गज नेता है। राजेंद्र इसको राठौड़, ध्वनि से सतीश पूनिया, ज्योति मिर्धा को आप ले लीजिए। और आप देखिए कौशिक जी, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया सक्रिय राजनीति से बिल्कुल बाहर से इन दिनों हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि क्या रवनीत सिंह बिट्टू की जगह राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया या ज्योति मिर्धा में से किसी को ये मौका मिलना चाहिए था? इशिका जी, हम्म। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रियदर्शनी जी को बोलने से पहले अपने अतीत में और अपने आप को और अपने ऐसे प्रवक्ता के रूप में आईने में झांकना चाहिए था कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने पिछले राजस्थान में 10 राज्यसभा की सीटें, जिनमें से 6 इनके सांसद थे, और 6 में से एक नीरज डागी को छोड़ दीजिए तो सोनिया गांधी, सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक, और जिनकी जो सीट खाली हुई है केसी वेणुगोपाल जी, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई हरियाणा से है, कोई केरल से है। जी। इनका इतिहास रहा है पिछले 2 दशकों में, उठा के देख लीजिए कि अगर 10 सीटों में इनके पास अगर 4 भी सीटें और 5 भी सीटें, तो इनके एक आध प्रत्याशी राजस्थान से होता रहा है, बाकी सब। और दूसरी तरफ आप देखिए, अभी हमारे 4 राज्यसभा के प्रत्याशी हैं, राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, जिनमें घनश्याम जी तिवाड़ी, मदन जी राठौर, राजेंद्र जी गहलोत और चुन्नीलाल गरासिया, चारों ही प्रत्याशी राजस्थान के स्थानीय कद्दावर नेता हैं। तो बाहरी का आरोप लगाने से पूरे कांग्रेस के प्रवक्ता जरा झांकें कि अतीत के आंकड़े क्या बोलते हैं कांग्रेस के भारीपन के बारे में। इनके बारे में तो फेमस है कि जिस प्रत्याशी को कहीं से जिताया नहीं जा सकता उसको राजस्थान से राज्यसभा में लेके गए आज तक। और पिछले 2 दशकों के इतिहास की बात कहूं निशिका जी, 2 दशकों में पिछली कितनी बार राज्यसभा के लोग कांग्रेस से बाहरी आए और कितनी बार बीजेपी से आए, इस आंकड़े को जरा उठा के देखिएगा तो कहीं कांग्रेस की जो लिस्ट है वो केवल भारी पर है, भारी पर नहीं है, केवल भारी पर है। तो इसलिए इसको कहने से पहले सोचना चाहिएगा। जहां तक आपकी ये बात है कि कांग्रेस, अच्छा उसका एक उदाहरण और देखिए, इनके बोलते हैं लेकिन बोलने से पहले सोचते नहीं है। अगर इतने ही भारी बात के ये समर्थक हैं या विरोधी हैं, तो फिर अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना क्यों ले गए? पहले तो वो हिमाचल से आ रहे, अब उनको तेलंगाना ले गए, तो तेलंगाना उनके लिए बाहर नहीं है क्या? वो व्यक्ति जिसकी स्थिति क्या है, जिन्होंने पूरे चुनावों के बदले केवल आज चुनाव के बल पर और जो जमानत के बल पर जो आदमी को मजबूरी है कांग्रेस की बनाना, और उनको तेलंगाना, तो ये कैसे कह सकते हैं? इनको कि सब इनको ये कहने का अधिकार ही नहीं है। और जहां तक आप बात कर रही थी सतीश पूनिया जी की, राजेंद्र राठौर की, चाहे ज्योति मिर्जा की, चाहे किसी और की, तब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देना भारतीय जनता पार्टी का संगठन बखूबी जानता है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे स्थानीय राज्य के नेतृत्व हो, हर आप देखिए सतीश जी पूनिया को हरियाणा जैसे राज्य के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी है। राजेंद्र जी राठौर का पार्टी समय समय पर तमाम सभी पे उपयोग करती है, महत्वपूर्ण रणनीतिकार है। तो इस विषय हम हर पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की स्वस्थ परंपरा है नए कार्यकर्ता को तैयार करना, उसे आगे लाना, और इसके अंतर्गत पार्टी लगातार। कौशिक जी, सियासी गलियारों में भी ये चर्चा है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, इसके साथ ही आम जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को राजस्थान की सक्रिय राजनीति से बाहर करने की या साइडलाइन करने की कोशिश में लगी हुई है? देखिए कैसे आप कह सकते हैं, आप हमारे हर कार्यक्रम में देखिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी का पदभार ग्रहण हुआ था, चाहे कोई बैठक बैठक होती है, हर जगह सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौर, हर जो कार्यकर्ता जिसकी जहां आवश्यकता है और जिसको बुलाया जाता है, वो कार्यकर्ता अपनी उपयोगिता निरंतर निभाता रहता है। हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी में काम महत्वपूर्ण होता है। हर काम के साथ नए कार्यकर्ता को आगे लाया जाता है। तो यहाँ तक रवनीत सिंह बिट्टू जी की बात है, तो एक पहले इस कार्यकाल के पहले प्रत्याशी हैं, और आप देखिए कि वो एक लगातार ऐसे कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे जो 3 बार एमपी रहे, और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, रीति नीति को देखकर उसमें शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री, और राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात कहूंगा मैं कि आज राजस्थान को एक नया मंत्री और मिल गया। आप 4 मंत्री हमारी केंद्र सरकार ने राजस्थान को लोकसभा से दी, और राज्यसभा से भी एक मंत्री मिलेगा, राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। लेकिन तो राजस्थान के सौभाग्य देखिए ना कौशिक जी, लेकिन देखिए ना कि लोकसभा चुनाव 2024 तो वो हार गए हैं, हालांकि उन्हें मंत्री बनाया गया है, मगर चुनाव तो वो हार गए हैं। और अब बीजेपी कोशिश कर रही है कि 6 महीनों के भीतर भीतर उन्हें कहीं ना कहीं से लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचा दिया जाए। तो ये जो नैरेटिव, बीजेपी क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अभी राजस्थान की भी एक सीट पर विधानसभा चुनावों के समय ऐसा ही हुआ, मंत्री पहले बना दिया गया चुनाव बाद में, और फिर बाद में उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। देखिए
चुनाव हारना और जीतना ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। चुनाव को आप इस बात को भी देखिए कि कांग्रेस इस वक्त क्यों नहीं सोच रही कि कांग्रेस के इतने कद्दावर नेता 2004, 2009 और 2014 में लगातार 3 अलग अलग सीटों से जीतकर 9, 14 और 19 में जीतकर कांग्रेस के सांसद बने। जो राहुल गांधी की ब्रिगेड के सदस्य थे, उनको क्या ऐसी मजबूरी आ गई, क्या उनको कांग्रेस के अंदर ऐसी घटन हुई जो उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी, निश्चित रूप से जो तरीके से राहुल गांधी की जो कोर टीम है, जो दूसरे लोगों को आगे नहीं देना चाहती, उसको छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की रीति में विश्वास किया। चुनाव हार गए, निश्चित रूप से कोई बात नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो महत्वपूर्ण, उनको भारतीय जनता पार्टी ने आगे लाया है। और उनका भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे व्यक्ति के जिसके पास एक चुनावी राजनीति का अनुभव है, तो उनको आगे लाकर मंत्री बनाया और भारतीय जनता कहीं ना कहीं से राज्यसभा में लाने की प्रक्रिया, और भारतीय जनता पार्टी ने कोई पहला उदाहरण पेश नहीं किया है। मैंने कहा था कांग्रेस के उदाहरण को देख लीजिए कि मनमोहन सिंह जी भी यहीं से गए थे राज्यसभा में, सोनिया गांधी को भी लाना पड़ा इनको, तो इनकी तो लंबी कथा है। और उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने 4 वरिष्ठ का, घनश्याम जी तिवारी, मदन जी राठौर, चुन्नीलाल गरासिया, कौन सा ऐसे व्यक्ति ने संगठन का व्यक्ति ये नहीं है, एक हर कद्दावर नेता को काम दिया है, हर कद्दावर नेता को लाए और आज इनको लाए। निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है कि रेल राज्य मंत्री के रूप में हमें हमारा राजस्थान का प्रतिनिधि मिला है, और कह सकता हूं कि उनके माध्यम से राजस्थान की रेल की योजनाएं, अश्वनी वैष्णव जी भी मौजूद हैं। और दूसरी बात यह है कि अब ये मिल गई, निश्चित रूप से राजस्थान को और रेल के क्षेत्र में आगे ये योजनाएं मिलेंगी। बीजेपी पर कौशिक जी, बीजेपी पर आरोप तो ये भी है कि रवनीत सिंह बिट्टू जो कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, तो उन्होंने पहले तो लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की मांग रखी, इसके साथ ही मंत्री पद की भी उन्होंने मांग रखी। अब चुनाव हार गए, मंत्री पद दे दिया है, मगर अब कोशिश है कि राज्यसभा के बहाने ही सही उन्हें किसी भी तरीके से उन्हें उनके मंत्री पद पर उन्हें कायम रखा जाए। इस तरह का कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी बीजेपी के ऊपर है और इसीलिए उन्हें राज्यसभा के लिए कैंडिडेट के रूप में राजस्थान से उतारा गया है, क्या कहिएगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि राज्यसभा के माध्यम से चुनाव, राज्यसभा के माध्यम से मंत्री बनाना है, राज्यसभा के माध्यम से ऐसे लोगों को जो किसी क्षेत्र विशेष में जिनको अच्छी योग्यता होती है लाए। राज्यसभा एक प्रक्रिया, उच्च सदन इसीलिए होता है कि ऐसे लोगों को जिनको की किसी कारण से या तो लोकसभा चुनाव हार जाते हैं या किसी ऐसी कारण जो चुनाव नहीं लड़ते, बहुत से लोग संगठन में काम करते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाया जाता है। उसी प्रक्रिया के तहत रवनीत सिंह बिट्टू को चुनाव के पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो जिन्होंने रीति नीति ग्रहण की है, स्वीकार की है, विश्वास किया है मोदी जी के नेतृत्व में, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने, जो एक अच्छा कद्दावर नेता रहे हैं, जिनकी उपयोगिता है, भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के सदस्य के रूप में लाकर राजस्थान से लड़ाया है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कांग्रेस को नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको सोचना चाहिए कि राजस्थान के लिए और प्रतिनिधित्व मिल रहा है राजस्थान केंद्र में। जी, क्या कहिएगा प्रियदर्शी जी इनकी बात पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथी मित्र ने आपका, मेरा और राजस्थान की जनता का बहुत सारा समय खराब किया। इनको इस चीज का जवाब देना था कि भारीवाद का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आज ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि इनको भारी कैंडिडेट दूसरे स्टेट से आयात करना पड़ा। उस पर लेकिन तो ये बोले नहीं। आपके खुद के भी तो राज्यसभा में आपके जो तो मैं आपकी बात बता रहा हूँ ना, मैं आपकी बात का जवाब कर रहा हूँ, मैं समझ गया। हाँ जी। ये हमारे कैंडिडेट का गुणगान करने लग गए। बिल्कुल, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट है, हम पूरे राज्यसभा के अंदर हम हमारे देश के, पूरे देश के आला नेताओं को राजस्थान। प्रियदर्शी जी, आपकी आवाज चली गई है। भारतीय जनता हमेशा से भारीवाद का विरोध करते थे और आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई गुटबाजी के कारण इनको दूसरा कैंडिडेट, अपने जो कमिटमेंट है, जो अपने सिद्धांत है, अपनी विचारधारा है, उससे समझौता करना पड़ा। इस पर तो ये बोल नहीं पाए। अब आज दूसरी चीज, वास्तविकता तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी मिस्ड कॉल पर आधारित बनी हुई एक पार्टी है, जिसमें जो कुछ होता है पर्ची पे तय होता है। और ये पर्ची कहाँ से आती है? ये पर्ची आती है दिल्ली से। और अभी जो जो ये राजस्थान से जिन्होंने राज्यसभा से जिन्होंने जो उम्मीदवारी दी है ना, वो भी पर्ची दिल्ली से आई है। इनके पास में इनका कुछ कहने को नहीं है, ये सिर्फ अनुपालना करते हैं। इसके अलावा इनके पास में ना तो संगठन स्तर पर न कोई निर्णय नहीं होता। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति का तानाशाही या निर्णय चलता है और ये उसी की पालना करते हैं। ये सिर्फ बातें करते हैं, झूठी घुमाव करने वाली। आज आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी बिखरी पड़ी हुई है। 8 महीने हो गए इनकी सरकार को बने हुए। राजस्थान के अंदर गुटबाजी की क्या हालत है बीजेपी में, तो इसलिए ये इनके पास में कैंडिडेट ही नहीं थे। आज वो दिन भी इनको अच्छी तरीके से ध्यान है कि विधानसभा चुनाव में खुद मोदी जी को राजस्थान का नेतृत्व करने के लिए चुनाव के मुखिया के तौर पर यहाँ आकर
रहना पड़ा था। इनके पास में यहाँ पर नेतृत्व विहीनता थी। इनके पास में यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी का कोई सर्वमान्य एक नेता नहीं था। हम्म। कोई किसी को मानता ही नहीं है। आज आप देख लीजिए वसुंधरा राजे सिंधिया जी, आज सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी और बहुत सारे। इनके तो हर चौथा नेता जो गुटबाजी के ऊपर की भेंट चढ़ा हुआ है। आज ये किसी ये जो निर्णय है ये गुटबाजी का है। दूसरी चीज, एक ये भी विशेष चीज है, डमी कैंडिडेट को उतारा है तो इनको क्या डर है क्या? डमी कैंडिडेट कोठारी जी को इन्होंने उतारा है, सुनील कोठारी जी को। तो मेरे को तो लगता है कि ऐसी स्थिति भी है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद इनके एमएलए पे इनको विश्वास नहीं है। जैसा पिछले राज्यसभा चुनाव में हुआ था कि इनके खुद के एमएलए शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस को हम्म। वोट दे दिया था हम्म। और बाद में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और नेतृत्व में अविश्वास व्यक्त किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने डमी कैंडिडेट तो सिर्फ डमी डमी कह रहे हैं, वास्तव में देखा जाए तो इनका सेकंड कैंडिडेट है वो। इनको ये डर है कि कहीं जो इन्होंने बाहर का कैंडिडेट आयात किया है तो बीजेपी वाले कम से कम उनके पास में चॉइस तो हो जाए। तो इन्होंने तो चॉइस देने को हम्म। कैंडिडेट उतारा, इसलिए ये इतना सोच रहे हैं। इनकी जीत इतनी आसान है, जीत नहीं है ये इनकी। हम चाहते थे, हमारी रणनीति का ये हिस्सा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो असलियत है, लोकतंत्र के खिलाफ जो इन्होंने जो लोकतंत्र के खिलाफ काम किए हैं वो जनता के बीच में पता चले। हम उस स्थिति में आज हम सफल हैं, हम मैसेज हम्म। देने में कामयाब हो गए। आज आप हम्म। देख लीजिए एक पार्टी के दो दो कैंडिडेट मैदान में उतार रखे हैं आज की तारीख में। तो ये तो इनको, ये पहली चीज तो ये कैसे साबित कर रहे हैं कि इनका कैंडिडेट कौन सा है अथोराइज, हम्म। किस पे? क्या सुनील कोठारी जी इनके कैंडिडेट नहीं है क्या? बीजेपी के नहीं है क्या? तो हम तो ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल त्रस्त है, टूटी हुई है, गुटबाजी से है। तो इसलिए वो कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ है। इसलिए इनको जो भी होता है ऊपर से ही आता है मैसेज, और ये जो निर्णय है वो भी ऊपर से। ये वैसे तो ये कांग्रेस की बड़ी बुराई करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, आज कौन से मुक्ति की बात कर रहे हैं? जबकि बीजेपी खुद मुक्ति की ओर जा रही है। इनके पास में अपना कहने को कुछ है क्या? इधर उधर हम्म। से बटोर करके तो इन्होंने पार्टी बनाई है। या हम्म। कांग्रेस से जिन्होंने, जो इसको कांग्रेस से हटाया गया था, जिसको कांग्रेस में स्थान नहीं दिया गया, तो उनको तो इन्होंने लाए और ये प्रमोट कर रहे हैं और खुद की वाहवाही जी। लूट रहे हैं। जी तो चलिए शैलेश जी भटनागर को, जी, कौशिक जी, बड़े आरोप प्रियदर्शी जी ने लगाए हैं। एक तो बीजेपी नेतृत्व को तानाशाह नेतृत्व उन्होंने बताया है, इसके साथ ही क्रॉस वोटिंग को लेकर के भी बड़े सवाल उठाए, क्या कहिएगा? देखिए, कई बार क्या होता है, प्रियदर्शनी जी बड़ा मजाक सा करते हैं। अब एक बात बताइए इशिका जी, इन्होंने एक भी बात इस बात पर जवाब दिया कि इनके 5 में से 4-4 या 6 में से 5-5 सांसद बाहर के हैं? इस हम्म। बात पर इन्होंने कोई बात की? ये हाय बाहरी की जवाब। बात कर रहे हैं। हमने कहा था कि केवल एक प्रत्याशी के रूप में आए, हमारे सारे वरिष्ठ लोग जितने हैं सब लोग स्थानीय हैं। तो उस बात पर तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। जिस ये हम्म। तानाशाही की बात कर रहे हैं, जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ हमारा पार्टी का नेतृत्व इतना मजबूत है, अगर संगठन इतना मजबूत है, इतना मजबूत कैडर है, पर ये शायद उस तानाशाही को भूल गए जो इनके यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री ने, जो आज के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब और अजय माकन जो प्रभारी बन के आए थे, किस तरीके से दिखाई थी, किस तरीके से बैरंग उनको लौटा दिया गया था। तो इनके उस तानाशाही को ये भूल गए। और जिस क्रॉस वोटिंग की बात कर रहे हैं, उस क्रॉस वोटिंग का राजस्थान गवाह है कि किस तरीके से सत्ता के दुरुपयोग से उनके पति जिस भी कारण से जेल में बंद थे, उन पर तमाम प्रेशर बनाने के बावजूद उन्होंने वोट ली। और ये लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र की हम्म। हत्या तो आपने की थी। आपने एक पार्टी के विधायक को उसके पति जेल में मौजूद होने के तमाम दबाव बनाते हुए उसकी वोट ली थी। तो लोकतंत्र की हत्या का, संविधान का जो है नंगा नाच करते हैं। इसके लिए इन्होंने जिस तरीके से 1975 को कोई भूला नहीं है, 24 और 25 जून को किस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी आपातकाल के दौरान, किस तरीके से इनके तमाम आज जो किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो कांड हुआ उसके बाद इनके नेता नहीं बोल रहे, कहाँ है इनका लोकतंत्र, कहाँ है इनकी संविधान की किताब। तो ये क्या है कि कांग्रेस के नेता आज ये कहते हैं कि हमारी पार्टी के, अगर हमारे, हमें तो आपको भी कह रहे हैं प्रियदर्शी जी, आप भी छोड़िए, आप कह रहे थे समय बर्बाद कर रहे हैं, समय आप कांग्रेस बर्बाद कर रहे हैं, आप भी आ जाइए, हमारी रीति नीति को स्वीकार कीजिए, हम आपको भी स्वीकार कर लेंगे। आप इस चिंता मत कीजिए। अगर आपके पार्टी के लोग जो रीति नीति हमारी स्वीकार करके, हमारी विचारधारा के साथ हमारे नेतृत्व के मार्गदर्शन को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी में आए, उनका स्वागत है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर है और ऐसे तमाम लोग आपकी पार्टी के छोड़ छोड़ कर आ गए। आपको दिक्कत ही यही है, इसीलिए यही कारण है। अब आपको मैं कहूंगा, बात को दूसरी जगह ले जाऊंगा। हमारे पास तो आज हम राजस्थान की 200 सीटों पर लड़ने के लिए सक्षम है। आपके पास तो आज 5 में से बता दिए, 6 में से कितनी सीटों पर आप लड़ सकते हैं? आप तो आज भी आरएलपी की तरफ और भारतीय आदिवासी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आपका खुद का संगठन, आपका कार्यकर्ता, आपका नेतृत्व, और भूल गए होंगे शायद, आपको याद दिला दूं,
84 की जो विधानसभा है उसमें डूमर में मीटिंग हुई थी पिछले महीने। आपकी पार्टी के जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे वो गए थे और वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने क्या कहा था कि अगर आपने भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा तो आप कांग्रेस को खत्म कर दोगे। ये आपकी पार्टी का धरातल है जिसे आप स्वीकार नहीं करते। स्वीकार तो करते हैं पर ऐसे प्रवक्ता या कोई जिम्मेदारी मंच पर नहीं कह सकते। इसलिए आप हमारे सत्ता संगठन पर आवाज उठाने से पहले अपनी सोचिए कि आपकी पार्टी धरातल कहाँ है। भटनागर जी, भटनागर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। कौशिक साहब ने आपको निमंत्रण भेजा है बीजेपी का, क्या कहिएगा? देखिए, कौशिक जी मेरे मित्र हैं। हम्म। इनको जिस चीज में मेरा अच्छा नजर आ रहा है, पर हम्म। इनको इस चीज का एहसास नहीं है। झूठ धोखा, झूठ धोखे की पार्टी में मैं जाने से मरना बेहतर समझता हूँ। पहली बात, जिस पार्टी का खुद का आज तक कोई इतिहास नहीं है, इस देश की आजादी और आज देश का जो स्वरूप है उसमें जरा सा योगदान नहीं है, उस हम्म। पार्टी को ऐसा कहने का कोई कतई अधिकार नहीं। कांग्रेस पार्टी त्याग और बलिदान की पार्टी है। आज कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो देश की आजादी के इतिहास से समान है। भारतीय जनता पार्टी के पास में अपना कोई इतिहास है क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास में अपना कहने को कुछ नहीं है। इन्होंने इधर उधर से तोड़ मरोड़ के लोकतंत्र की हत्या करके अपनी पार्टी बनाई, सत्ता का दुरुपयोग किया है। आज ये इस पूरे देश को पता है कि लोकसभा चुनाव में इनकी किस स्थिति में हार हुई, किस स्थिति में हार हुई। आपकी जीत हो गई थी क्या प्रियदर्शन जी? हम तो शैलेश आज भी जी, सरकार में, आप तो फिर निर्णय में सिमट गए। आप तो फिर निर्णय में सिमट शैलेश जी, गए। शैलेश जी आप मेरे मित्र हो, पर मैं एक चीज का जवाब दीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलिए हमारे पास बोलिए आराम से। हमारे पास 99 सीट आई, आप यही कहना चाह रहे हैं? आपके पास में 240 सीट आई, लेकिन हार की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी ने करी। हार के कारणों को सार्वजनिक तौर पे स्वीकार भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि ये एक स्वस्थ आपने लोकतंत्र में परंपरा है ये। क्या सर, हम हार को भी स्वीकार करते हैं और जीत को भी, लेकिन हम आपकी शैलेश तरह जी, नहीं होता कि ग्रेड से पास होने पर भी खुशी मनाते हैं कि 99 में सीट आ गई, हम खुश हैं। हम तो शैलेश जी 240 पर सरकार 400 बनाई पार, है हमने। शैलेश जी 400 पार और 370 का नारा किसने दिया था? एनडीए 400 पार और बीजेपी 370। तो इसलिए हार आपकी हुई, भारतीय जनता पार्टी की हुई। आपको राहुल इसलिए गांधी और खड़गे जी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद नहीं है? और उन्होंने कहा था कि हमको हम तो फुल आप प्लेस मुक्त, अपनी सरकार बना रहे हैं। शैलेश जी हमारे लिए तो आप आपने तो कहा था हम 99 में मुक्त कर सिमट देंगे गए। आपको, कि आपने नहीं कहा था सुनिए, कि हम बताइए, आप आपको जवाब दीजिए। मुक्त 99 में कर देंगे। आप अरे कहाँ सर, रहे? आप तो 99 हमें में मुक्त कैसे करने रहे? को कह रहे थे। शैलेश जी आप मुक्त करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी तो कह रहे थे ना मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन आज मुक्ति की ओर तो भारतीय जनता पार्टी जा रही है, क्योंकि आपके पास में अपने खुद के कैंडिडेट नहीं है। इसका उदाहरण जीवंत आपने देख लिया इस राज्यसभा चुनाव में। एक बात, दूसरी चीज, मैं आपका 2 मिनट का समय और लूंगा। जी। शैलेश जी, आप राजस्थान से बाहर की बातें करने लग गए। अभी आदरणीय मोदी जी यूक्रेन भी जा रहे हैं, वहां के युद्ध को लेकर समीक्षा करने, इधर उधर भी जा रहे हैं, हॉलैंड भी जा रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता ये पूछ रही है कि मोदी जी के राज में इस राजस्थान और पूरे देश के अंदर जो 10 साल से ज्यादा का एक घोषित आपने आपातकाल लगा रखा है ना, उसका जवाब आपके पास में नहीं है। आप मणिपुर तो गए नहीं, यूक्रेन जा रहे हैं। आप बांग्लादेश के हिंदुओं की तो बात करते ही नहीं है, वहां की बात पे आप चुप बैठे हैं, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी को अपने कमिटमेंट पे, अपने कथनों पे स्टेबल रहना पड़ेगा, कथनी करनी में समानता रखनी पड़ेगी। इसीलिए इसी मैसेज को देने के लिए आज हमने हमारे कैंडिडेट ने उतारा, ताकि हम जनता के बीच में ये स्थिति स्पष्ट कर सकें कि भारतीय जनता पार्टी एक मौकापरस्त और कथनी करनी में भिन्नता वाली पार्टी है, लोकतंत्र के खिलाफ पार्टी है। इसलिए हमने अपना हमारा कैंडिडेट ना खड़ा करके हमने लोकतंत्र के प्रति अपनी सच्ची आस्था और विश्वास को व्यक्त करा है। अब आप बोलिए आराम से, शैलेश जी। देखिए, जिस बांग्लादेश में आप हिंदुओं की बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने तो लगातार बोला है कि आपके नेता ने, किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि राहुल गांधी ने, कितने दिन में लगातार बांग्लादेश की जो घटना होने के बाद आप मुझे बता दीजिए कोई ऑथेंटिक स्टेटमेंट आपके राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कोई दिया था क्या? पहली बात। दूसरी बात, आप बात कर रहे हो लोकतंत्र की, बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र, आपके लोकतंत्र को तो ध्यान है जब पिछली बार 2022 में राज्यसभा के चुनाव हुए थे राजस्थान में, और आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों एमएलए को लेकर उदयपुर चले गए थे, जिस बात का डर था आपको। अरे आप आज की बात कर रहे हो, आपको आज भी यही डर है प्रियदर्शी जी कि अगर आप प्रत्याशी खड़ा करते तो हो सकता है आपकी जितने विधायक उससे कम सीट आती, क्योंकि जो आंतरिक कलह आपकी पार्टी का चल रहा है अंदर ही अंदर, जिस तरीके से अशोक गहलोत राजनीतिक केवल बयानबाजी कर रहे हैं और भीड़ से नजारा दें, जिस तरीके से सचिन पायलट
आपके क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, उनके वर्चस्व की लड़ाई, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं ये गुटबाजी आपको लग रही थी कि हो सकता है 2-4 वोट कम आए और उसका मैसेज आगामी विधानसभा चुनावों में खिलाफ जाए। आप इसलिए आपने चुनाव से भागे, बाकी आप चुनाव लड़ते तो आपको मालूम पड़ता और आपको लगता है हमारा डमी कैंडिडेट है तो आप लड़ाते हो चुनाव। हो सकता है कि आपकी शायद कुछ हो जाए, लेकिन आपको मालूम है कि आपके जितने एमएलए उससे कम आप जीतेंगे, आपकी वोट आएंगी, इसलिए आपने चुनाव से भागे थे। लेकिन कोई बात नहीं, ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव में जीतेगा और ये चुनाव पहले से तय है कि निर्विरोध होना था। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा फिर भी आपसे कि कम से कम चुनाव के लिए चुनाव के जो विषय हो उसको सही लेके चलिए, बाहरी के विषय को उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, जिसके लगभग सारे आज तक राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बाहरी रहे हैं। जी चलिए शैलेश जी और भटनागर जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें कि राजस्थान में 3 सितंबर को राज्यसभा उपचुनाव होने हैं। बीजेपी की ओर से रवनीत सिंह बिट्टू चुनावी मैदान में है, तो वहीं डमी कैंडिडेट के तौर पर सुनील कोठारी भी इस चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की ओर से कैंडिडेट नहीं उतारा गया है और कहा यह जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी के पास संख्या बल ज्यादा है, बहुमत ज्यादा है, तो ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू की जो जीत है वो लगभग तय मानी जा रही है। मगर सवाल यहां पर अभी भी यही है कि क्या राजस्थान बीजेपी के पास राजस्थान से कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था या कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसे राज्यसभा उपचुनाव में उतारा जा सके, कैंडिडेट बनाया जा सके, कि उन्हें एक भारी प्रत्याशी की जरूरत पड़ी। यह सवाल बार बार विपक्ष की ओर से, बार बार आम जनता की ओर से किया जा रहा है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।